हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास टेंथ का वो भी हम आपको बताने वाला है। सामाजिक विज्ञान आपको बताने वाला है। सामाजिक विज्ञान में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो में एकदम अंत तक बने रहें क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि और भी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बहुत सारा मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का सभी का मिल जाएगा, आप जाकर देखिए, ठीक है ना। यदि आपको क्लास 10 से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या हो तो आप हमसे ये व्हाट्सअप नंबर में संपर्क कर सकते हैं 7667002171। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या लेंगे, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य संसाधन में अंतर बताइए। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए अंतर देखते हैं। ये वे संसाधन है जो थोड़े समय में ही नवीकरण किया जा सकता है, जैसे सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा। और अनवीकरण योग्य क्या है, ये वे संसाधन है जो थोड़े समय में नवीकरण नहीं किया जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोल, ये सब क्या हो जाएगा, अनवीकरण योग में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट, इसका प्रयोग हम लोग बार बार किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग बार बार नहीं कर सकते, एक बार खत्म हो जाएगा तो खत्म। तीसरा क्या बोल रहा है, ये पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, लेकिन ये पर्यावरण में प्रदूषण फैलाते हैं। ये प्रकृति में मुफ्त उपहार, भैया गिफ्ट हम लोग को मिला है, लेकिन ये क्या है, प्रकृति में मुफ्त उपहार नहीं है। कोयला खत्म हो जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो भैया बनने में बहुत समय लगता है। इसमें देखिए पवन, जल, सौर ऊर्जा इसका नवीकरण योग्य संसाधन है। खनिज तेल ये क्या, अनवीकरण योग्य संसाधन। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों में से अंतर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए एकदम याद जरूर कर लें। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए हमारा व्यापारिक कृषि क्या है। कृषि तो आपको पता ही, लेकिन व्यापारिक कृषि समझिए तो ऐसा कृषि जो अपना मैंने बिजनेस करने से रिलेटेड या बिजनेस करने के संबंध में कृषि क्या है। तो भूमिका देखिए, व्यापारिक कृषि का उद्देश्य क्या है। तो भैया व्यापारिक कृषि का चलिए ना उद्देश्य देख लेते हैं। फसलों को बाजार में बेचना, ना कि घर में भैया खाना, फसलों को बाजार में बेचना। इस प्रकार के कृषि में विशेष फसलें बोई जाती है, खास करके फसल बोई जाती है। दो प्रकार की व्यापारिक कृषि फसलें होती है, एक व्यापारिक खाद्यान्न कृषि और एक रोपण कृषि। तो व्यापारिक खाद्यान्न कृषि में गेहूँ प्रमुख फसल होता है। क्या होता है, गेहूँ प्रमुख फसल होता है जो पंजाब हरियाणा में उगाया जाता है। रोपण कृषि में क्या होता है, अंग्रेजों ने आरंभ किया था, उन्होंने नील, चाय, कहवा, तंबाकू की कृषि आरंभ किया था, जो ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार में बेचकर कमाई कर सके। चाय की कृषि आसाम में तथा कहवा नीलगिरी की पहाड़ियों से उत्पन्न किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, ये हो गया। अब देखिए, कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्यों माना गया है। क्यों माना गया है कृषि को भैया भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार। चलिए देखते हैं, जो 2011 में क्वेश्चन पूछ भी चुका है। या तो हम लोग बोलेगा भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व क्या है। कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा, आंसर आपको एक ही देना। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार इसलिए कहा गया है क्योंकि 67% जो जनसंख्या है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कृषि पर भी निर्भर है भैया जी। दो हिस्सा तो कृषि पर निर्भर है। इस उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, कृषि उत्पादों को निर्यात करके भारत विदेशी मुद्रा क्या करता है, अर्जित करता है। भैया दूसरे देश को बेचेंगे तो वहाँ से क्या होगा, विदेशी मुद्रा मिलेगा, तो ये भी हमारा फायदा होगा। राष्ट्र में इसका योगदान क्या है, 29% मिलता है नेशनल इनकम में। यह हमारे 1027 मिलियन जनसंख्या को भोजन प्रदान करता है। यदि कृषि नहीं होगा तो सोचिए क्या होगा, 1027 मिलियन जनसंख्या को भोजन प्राप्त होता है कृषि से। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, जीविका निर्वाह कृषि क्या है भैया। तो चलिए ना कोई 4 विशेषता बताइए। तो जीविका निर्वाह कृषि में क्या, किसान मुख्यतः अपने परिवार के लिए भरण पोषण के लिए उत्पादन करता है। नाम से ही पता चला, जीविका निर्वाह कृषि में ऐसा कृषि जो अपने परिवार को भरण पोषण करने के लिए उत्पादन किया जाता है। यह खेती छोटे खेतों में की जाती है ताकि किसानों के पास अलग अलग स्थानों के लिए बिखरी हुई जोतें होती है। अधिकतर किसान गरीब होते हैं तथा वे उर्वरक और अच्छी फसल देने वाले बीजों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। कुल मिलाकर उत्पादकता भी बहुत कम होता है व्यापारिक कृषि में। अब देखिए क्या बोला, श्रम गहन खेती क्या है। श्रम गहन खेती की कुछ विशेषताएं। तो इस प्रकार के कृषि में बेहतर कृषि साधनों और वैज्ञानिक तकनीक को अपनाकर कृषि उत्पादन क्या होता है, बढ़ाया जा सकता है। आगे देखते हैं भैया, ये एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आंदोलन की कोई 4 प्रमुख विशेषता बताइए। रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। आंदोलन चुनावी मुकाबले में सीधे भागीदारी करने की अपेक्षा राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं भैया जी। पहला, आंदोलन ढीले ढाले संगठन होता है। दूसरा, उसका निर्णय लेने का ढंग अधिक औपचारिक तथा लचीला होता है। तीसरा, ये जनता को स्वतः
स्फूर्त भागीदारी पर निर्भर होते हैं, ना कि दबाव समूह पर। ये लिख दीजिएगा, 4 को विशेषता बोलेगा, एकदम रट लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में एकदम भैया 11 में 16 में पूछा गया है। दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है? तो चलिए हम लोग देखते हैं अंतर। तो बोल रहा है दबाव समूह क्या होता है, इसमें चुनाव नहीं लड़े जाते हैं और इसमें चुनाव लड़ते हैं। इसका प्रत्यक्ष उद्देश्य राजनीतिक सत्ता पर कंट्रोल करना होता है, मेन उद्देश्य। लेकिन इसका जो डायरेक्ट उद्देश्य, जो प्रत्यक्ष उद्देश्य होता है, राजनीतिक सत्ता पर कंट्रोल करने का होता है। और इसमें क्या होता है, कंट्रोल करने का नहीं होता है। ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए बोलने में। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर बोला जो इसका प्रत्यक्ष उद्देश्य राजनीतिक सत्ता पर कंट्रोल करने का नहीं होता है, लेकिन इसका प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या होता है, राजनीतिक सत्ता पर कंट्रोल करने का होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, क्या बोला, दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान पेशे, हित, आकांक्षा अथवा मत के लिए लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं। सामूहिक पार्टियां क्या समूह के कल्याण के लिए कुछ नीतियां तथा कार्यक्रमों को समझौता करती है। आगे क्या क्वेश्चन भैया इंपॉर्टेंट है, अरे बाप रे बाप, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ गया मेरा। संगठित और असंगठित वाला जो क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। संगठित और असंगठित क्षेत्र में रोजगार परिस्थिति की तुलना कीजिए। बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। संगठन क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, इसमें रोजगार सुरक्षा होता भैया, टेंशन फ्री रोजगार एक बार मिल गया। तो इसमें रोजगार सुरक्षा नहीं होता। जैसे सरकारी नौकरी समझ लीजिए, प्राइवेट नौकरी समझ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। औपचारिक प्रक्रिया और कार्यविधि होती है, निश्चित नियमों का पालन करना होता है भैया। जितना टाइम तक बोला है काम उतना ही टाइम तक करिए। लेकिन प्राइवेट में क्या, औपचारिक प्रक्रिया और कार्यविधि का कोई पालन नहीं होता है। मालिक या स्वामी अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहे वो करवा सकता है। असंगठित क्षेत्र में आगे देखिए क्या बोल रहा है, जो काम करने का एक निश्चित समय भी होता है संगठित क्षेत्र में, और काम करने का कोई निश्चित समय नहीं होता असंगठित क्षेत्र में। आगे देखिए क्या बोल रहा है, अधिक समय तक कार्य करने पर अतिरिक्त वेतन भी दिया जाता है संगठित क्षेत्र में। जैसे आपका BCCL हो गया, सरकारी नौकरी हो गया। इसमें प्राइवेट में क्या, अधिक समय तक कार्य करने पर अतिरिक्त वेतन या पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। श्रमिकों का कोई लाभ, तो जैसे से वेतन मिलता है, छुट्टी मिलता है, अवकाश काल में भुगतान मिलता है, PF मिलता है, ये सब आपको बहुत सारा सुविधा मिलता है सरकारी में, जिसको हम लोग संगठित क्षेत्र बोलते हैं। असंगठित क्षेत्र में इस प्रकार का कोई भी लाभ श्रमिकों को नहीं मिलता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, इसको रिटायरमेंट होने पर पेंशन भी दिया जाता है, लेकिन इसमें कोई रिटायरमेंट होने पर पेंशन नहीं दिया जाता। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। कौन सा क्वेश्चन था, संगठित और असंगठित में अंतर, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत को बढ़ावा देने की क्यों जरूरत है? तो चलिए देखते हैं, निम्नलिखित कारणों से हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत को बढ़ावा देने की जरूरत है। चलिए देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट, औपचारिक स्रोतों में मिलने वाला ऋण औपचारिक स्रोतों से मिलने वाला ऋण ही अपेक्षा सस्ता होता है। मैं बोल रहा है ना, यहाँ क्या कहने का मतलब थोड़ा समझिए। यहाँ बोल रहा औपचारिक स्रोतों से मिलने वाला जो ऋण होता है, अनौपचारिक स्रोतों से मिलने वाला ऋण की अपेक्षा क्या होता है, सस्ता होता है। मतलब जो भैया जो हम लोग लोन लेते हैं ना, जो हम लोग लोन लेते हैं, औपचारिक स्रोत से मिलने वाला जो ऋण होता है, लोन होता है, वो क्या होता है, अनौपचारिक। मतलब जैसे कोई साहूकार से ले रहे हैं या कोई अपना आदमी से ले रहे हैं, तो क्या होता है, ज़्यादा ब्याज लेता है। लेकिन बैंक क्या होता है, कम ब्याज लेता है। वही बोल रहा, औपचारिक स्रोतों से मिलने वाला ऋण अनौपचारिक स्रोतों से मिलने वाले की अपेक्षा क्या होता है, सस्ता होता है, क्योंकि इन पर कम दर से ब्याज लगाया जाता है, कम रेट से ब्याज लगाया जाता है। दूसरा क्या बोल रहा है, फायदा होता है आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को औपचारिक स्रोतों से ऋण मिलने पर उनकी आय बढ़ेगी और बहुत से लोग अपने विभिन्न ज़रूरतों को पूरा कर लेकर सस्ता कर्ज ले सकेंगे। आगे देखिए तीसरा क्या बोल रहा है, देश के विकास के दृष्टिकोण से सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज आवश्यक है। आगे क्या बोल रहा है, औपचारिक स्रोतों से दिए गए ऋणों का पर्याप्त लेखा जोखा होता है भैया, कितना पेमेंट किए हैं, कितना महीना पैसा दिए हैं, कितना महीना पैसा नहीं दिए। इसमें कर्ज लेने वाला बेवजह परेशानी में नहीं फंसता है, समझे। और औपचारिक स्रोतों पर ब्याज पर पूरे देश के लिए एक समान होता है। ऐसा नहीं जो आपके लिए ब्याज ज़्यादा लेगा उसके लिए ब्याज कम लेगा, सभी के लिए भैया औपचारिक जो बैंक से लीजिएगा सभी के लिए बराबर होगा। लेकिन अनौपचारिक क्या होगा, मान लीजिए कोई आपका अपना आदमी है तो आपको कम ही ब्याज लेगा, कोई अपना आदमी किसी का नहीं उसका ज़्यादा ब्याज लेगा। अब देखिए लास्ट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नज़र रखता है, यह जरूरी क्यों है? तो बोला भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर निम्नलिखित प्रकार से नज़र रखता है। कैसे रखता है, देखिए देश की मौद्रिक नीति का निर्माण रिजर्व बैंक के द्वारा होता है। आगे देखिए प्रत्येक व्यावसायिक बैंक को एक निश्चित अनुपात में नकदी रिजर्व बोलता है भैया भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ेगा, ताकि आप
कुछ ना कुछ तो हर व्यावसायिक बैंक को बोलता है ना, जो केंद्रीय बैंक बोलता है, एक निश्चित अनुपात में कुछ अमाउंट आप हमारे पास नगद के रूप में रखिए। ब्याज दर बोल रहा है, ब्याज दर, बैंक दर और नगद रिजर्व अनुपात CRR, रेपो रेट इत्यादि का निर्धारण रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, ना कि व्यवसायिक बैंक अपना मनमानी करेगा। रिजर्व बैंक इस बात पर नज़र रखता है कि बड़े उद्योगपतियों के अतिरिक्त छोटे किसानों एवं उद्यमियों को भी कर्ज मिल रहा है कि कर्ज नहीं मिल रहा। यह इसलिए जरूरी है कि अर्थव्यवस्था को मौद्रिक गतिविधियों पर नियंत्रण के बिना आर्थिक विकास संभव नहीं होता है। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आज बताएं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।